Hello everyone, welcome to Info Capsule. Our today's topic is about government's target of blending ethanol in petrol. ये टॉपिक फ्रेंड्स आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बायोफ्यूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें भी बायोफ्यूल का एक क्वेश्चन आता है और अगर हम आपके मेंस की बात करें तो वहाँ पर भी आपका जो भी आपकी बायोफ्यूल से रिलेटेड पॉलिसीज आई हैं, जो भी गवर्नमेंट के प्लान्स हैं, उनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो बात यह है कि गवर्नमेंट ने एक बार फिर से टारगेट सेट किया है और वो टारगेट है कि वो इस बार 10% बायो इथेनॉल को ब्लेंड करेगा पेट्रोल के साथ बाय 2022। मींस 2022 तक गवर्नमेंट का प्लान है कि वो 10% इथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड करेगा और इसे धीरे 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 रेस करके बढ़ाकर वो 20% तक ले आएगा 2030 तक। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर ये ब्लेंडिंग क्यों करी जा रही है। तो फ्रेंड्स, इसका जो मेन मोटिव है, मेन जो एम है, वो है इन्वायरमेंटल इश्यूज को रिजॉल्व करना। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल कितना पोल्यूशन बढ़ रहा है, कार्बन इमिशन भी कितना ज़्यादा होता है व्हीकल के थ्रू या जो भी फ्यूल हम उसमें यूज़ करते हैं, तो उसको ये जो है रिड्यूस करेगा। साथ ही साथ जो भी हमारी डिपेंडेंसी है, मीन्स इंडिया की जो डिपेंडेंसी है फॉरेन कंट्रीज पर क्रूड ऑयल के लिए, क्रूड ऑयल मीन्स कच्चे तेल के लिए, वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी। तो चलिए इसे हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर बायो इथेनॉल है क्या। तो फ्रेंड्स, आपका बायो इथेनॉल एक तरह का बायोफ्यूल है। मींस आपके जो बायोफ्यूल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। जो आपका एक है आपका इथेनॉल, दूसरा है बायोडीजल और जो थर्ड है वो होता है बायोजेट। इसमें से क्या है, इथेनॉल और बायोडीजल जो है वो आपका व्हीकल में एज अ फ्यूल यूज होते हैं और बायोजेट जो है वो आपका प्लेन्स में एज अ फ्यूल यूज होता है। इथेनॉल और बायोडीजल की बात करें तो ये अल्कोहल ही है जिनको पेट्रोल के साथ ब्लेंड करके एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि बायो इथेनॉल एक ऑल्टरनेटिव है पेट्रोल का। ठीक है, ये जो बायो इथेनॉल है आपका, ये मेनली जो है नेचुरल प्रोडक्ट है और ये क्रॉप से जो है, जो अभी आपकी फसलें होती हैं, जैसे कि आपका कॉर्न हो गया, शुगर केन हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, इनके थ्रू जो है ऑब्टेन करी जाती है। इंडिया में मेनली शुगर केन जो है वो यूज होता है आपका बायो इथेनॉल प्रोड्यूस करने में। और ये जो प्रोसेस होता है फूड ग्रेन से या राइस स्ट्रॉ से या फिर आपकी वीट से इथेनॉल को एक्सट्रैक्ट करने का, ये पूरा प्रोसेस आपका कहलाता है शुगर फर्मेंटेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि इन क्रॉप से शुगर निकाल के उसको इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है और इस इथेनॉल को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है विभिन्न प्रकार के कार्यों में। बायो इथेनॉल आपका एक क्लियर कलरलेस लिक्विड है जो कि पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल होता है नेचर में, मीन्स रिन्यूएबल होता है। तो क्योंकि ये इतना ज़्यादा यूजर फ्रेंडली, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, तो गवर्नमेंट कई बार ऐसे प्लान्स और पॉलिसी लाती रहती है जो बायो इथेनॉल और बायोफ्यूल को यूज़ करने के लिए लोगों को या कंपनीज को आपका इनकरेज करती है। तो इससे रिलेटेड जो आपकी पॉलिसी आई थी 2003 में, एक पॉलिसी आई थी ऑटो फ्यूल पॉलिसी। उसके बाद 2007 में आपकी नेचुरल बायो पॉलिसी आई थी, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया था कि जो भी आपकी ऑयल कंपनीज हैं वो 5% इथेनॉल को ब्लेंड करेंगी, किसके साथ, पेट्रोल के साथ। लेकिन ये 2007 में आई थी, लेकिन 2018 में जाके इसको यूनियन कैबिनेट में जो है अप्रूवल मिला था। तो ये जान लेते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग है क्या। तो फ्रेंड्स, इथेनॉल ब्लेंडिंग एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसमें पेट्रोल को मिक्स किया जाता है इथेनॉल के साथ, और ये जो मिक्सचर है आपका, ये इथेनॉल फ्यूल या फिर गैसोहल फ्यूल के नाम से जाना जाता है, जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी है। जो ये इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात हो रही है तो इसके एडवांटेजेस भी होंगे और डिसएडवांटेजेस भी होंगे। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो इथेनॉल जो है वो इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है, मीन्स इट इज़ गुड फॉर इन्वायरमेंट। दूसरी बात कि ये जो आपकी हार्मफुल गैसेज है, जैसे सबसे ज़्यादा हार्मफुल क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का इमिशन जो है वो लेस करता है, मीन्स लोअर इमिशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का और कई सारे आपके जो हाइड्रोकार्बन हैं या फिर ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, उनका जो इमिशन है वो इसमें लेस होता है। दूसरा ये है कि ये वाइडली अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने बात करी कि वाइडली अवेलेबल है, तो वाइडली अवेलेबल को समझेंगे कि आपको मैंने बताया कि जो इथेनॉल है वो आपका फूड ग्रेन से या फिर प्लांट मैटर से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उससे प्रोड्यूस किया जाता है। तो फूड अवेलेबिलिटी हमारे देश में है ही है। आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा खाद्य पदार्थों का भंडार है जो कि FCI में रखे रखे खराब भी हो रहा है, गरीबों तक नहीं पहुँचता है। तो ये जो फूड खराब हुआ आपका जो खाना, जो राइस, वीट और जो भी आपके ग्रेन्स हैं, उनका यूज हो सकता है इथेनॉल को बनाने में। तो एक तरह से ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी फ्रेंडली होगा, साथ ही साथ इजीली अवेलेबल होगा।
नेक्स्ट आपका क्या है कि बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जो अपने आप ही खराब हो जाते हैं या यूज़ में नहीं आते हैं। जैसे कि आप अगर हम राइस की बात करते हैं तो राइस के जो स्ट्रॉ होते हैं या जो भी उसका वेस्ट मटेरियल निकलता है या जो भी आपकी क्रॉप्स हैं उनका जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, टूटे फूटे अनाज हैं, इनसे भी हम क्या कर सकते हैं, बायो इथेनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए इसको कहा गया कि ये वाइडली अवेलेबल है। वैसे तो आप देखते हैं कि इंडिया में जितना भी ऑयल का इंपोर्ट है वो बाहर फॉरेन कंट्रीज से होता है, गल्फ कंट्रीज से होता है, जिसमें सरकार को कई सारा मीन्स आप कह सकते हैं काफ़ी कुछ अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। तो अगर हम खुद ही प्रोड्यूस करने लगेंगे तो समझ लीजिए कि 80% तक कम हो जाएगा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट हमारे देश में, जिससे काफ़ी पैसा बचेगा और ये पैसा हमारे विकास के कार्यों में लगाया जा सकता है। इसके और भी फायदे हैं, जैसे कि ये इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, इकोनॉमी के लिए अच्छा रहेगा। ये मैंने आपको भी बताया था, क्योंकि हम कई सारा मीन्स काफ़ी कुछ जो है वो खर्च करते हैं गल्फ कंट्रीज से क्रूड ऑयल को मंगाने में, ठीक है, इंपोर्ट करने में। तो वो पैसा आपका बचेगा तो इकोनॉमी जाहिर सी बात है बूस्ट होगी। साथ ही साथ ये डोमेस्टिक जॉब्स को भी प्रमोट करेगा। डोमेस्टिक जॉब्स इन द सेंस कि जो फार्मर्स हैं, जो हमारे फार्मर्स फसलों को उगाते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलेगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स उनसे ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होगी क्रॉप की, तो डोमेस्टिक जॉब जो है आपकी खुद ब खुद ग्रो करेगी, ठीक है। और जो भी हमारी फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंसी है ऑयल के लिए, वो भी जो है काफ़ी हद तक रिड्यूस होगी। साथ ही साथ आपका जो बायो इथेनॉल है वो रिन्यूएबल भी है, तो काफ़ी कुछ फ़ायदे हैं इसके। बायो इथेनॉल की ब्लेंडिंग और बायो इथेनॉल को कंट्री में प्रोड्यूस करने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ जो है आपके डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, प्रोस और कॉन्स होते हैं, तो इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहला जो डिसएडवांटेज आपको समझ में आएगा वो ये है कि इसका जो है निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है फूड मार्केट पे। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम जो भी ग्रेन उगा रहे हैं, ठीक है, उस ग्रेन से अगर हम इथेनॉल बनाएंगे तो फूड क्राइसिस कहीं ना कहीं आ सकती है, फूड अवेलेबिलिटी पे सवाल खड़े हो सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये भी जान लीजिए कि जो आपका इथेनॉल होता है वो हाईली फ्लेमेबल होता है, मीन्स काफ़ी एक्सप्लोसिव होता है अगर हम कंपेयर करें इसे गैसोलीन से। तो क्या होगा कि इसके लिए हमें ज़्यादा अटेंशन चाहिए होगी इसे हैंडल करने के लिए, ठीक है। दूसरा आपका है कि जो इसका एनर्जी कंटेंट होता है इथेनॉल का, वो 33% लेस होता है अगर हम इसको गैसोलीन से कंपेयर करें, तो जिसकी वजह से जो आपका माइलेज होगा वो क्या होगा, लो होगा, मीन्स आपका जो फ्यूल माइलेज होगा वो लो होगा। फिर जो सबसे बड़ी दिक्कत सामने आने वाली है वो तो होगी फ्रूट क्राइसिस की, क्योंकि आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो इथेनॉल है वो शुगर केन के थ्रू जो है प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद आपके बाकी की फसलें आती हैं, जैसे राइस है या वीट है, ग्रेन्स है, इनके थ्रू जो है इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाता है। अब अगर क्या होगा कि डिमांड बढ़ेगी, मीन्स अगर हमने इथेनॉल प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, इथेनॉल को बनाना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, ऐसी फसलों की जो है मांग बढ़ जाएगी। तो फार्मर्स क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं फसलों को उगाएंगे, ठीक, जिसकी वजह से आपके पास बाकी की फसलों के लिए ज़मीन नहीं बचेगी। तो इससे क्या होगा कि आपका फूड क्राइसिस आ सकता हो सकता है फ्यूचर में हमारे पास खाने के लिए ही खाना ना बचे। देखिए होता क्या है, जो आपका इथेनॉल है ये फूड ग्रेन से बनता है, लेकिन इसकी कैटेगरी होती है। कैटेगरीज क्या होती हैं, 1G, 2G, 3G और 4G। आपका 1G कैटेगरी से, मीन्स 1G कैटेगरी में जो इथेनॉल होता है वो आपका प्रोड्यूस होता है जो कि आपके प्राइमरी फूड सोर्सेज है, जैसे कि आपका शुगर केन हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, इनके थ्रू जो इथेनॉल बनता है उसे 1G कहते हैं। उसके बाद आ जाती है बात 2G की। 2G में जो इथेनॉल बनता है उसमें ऐसी क्रॉप यूज होती है जो प्राइमरी सोर्स नहीं होती है किसकी, फूड की, मीन्स उनको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है खाने में। लेकिन हाँ, अगर वो भी अगर आपकी ग्रो नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं तो फूड क्राइसिस आएंगी ही आएंगी। उसके बाद आपका आता है 3G। 3G में क्या होता है कि एल्गी के थ्रू आपका इथेनॉल जो है प्रोड्यूस किया जाता है। एल्गी को उगाया जाता है स्पेशली इसी पर्पस के लिए, ताकि उससे इथेनॉल जो है आपका बनाया जा सके। फिर आता है आपका 4G। 4G में आपकी जो कैटेगरी आती है उसमें क्या होता है कि आपके कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनको स्पेशली इसी पर्पस के लिए उगाया जाता है, उनमें कई सारे जेनेटिक मॉडिफिकेशन करे जाते हैं। इन क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है स्पेशली इसी पर्पस के लिए कि उससे इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जा सके। तो गवर्नमेंट कई सारे प्लान्स लाती जा रही है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाह रही है। तो अभी क्या है कि आपका जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है या इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी है वो ऑलरेडी 21 राज्यों और 4 यूनियन टेरिटरीज में इम्प्लीमेंट हो चुका है। इसमें गवर्नमेंट काफ़ी सारा पैसा भी लगाना चाह रही है और गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो 1G और 2G प्लान को जो है सेट करेगी, जिससे आपके इथेनॉल प्रोडक्शन को फ़ायदा मिले।
आपकी जो नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल है जो कि 2018 में आई थी, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चाहती है कि वो 20% ब्लेंडिंग करे इथेनॉल की और 5% ब्लेंडिंग करे बायोडीजल की डीजल में। तो ये इनका टारगेट है 2030 तक के लिए। ठीक है, तो इन्होंने इस पॉलिसी के अंतर्गत कहा है कि वो इथेनॉल को कैटेगराइज करेंगे। उसमें वो सबसे पहला जो है 1G जिसे वो बेसिक कैटेगरी कहते हैं, दूसरा है आपका 2G जिसे वो एडवांस कैटेगरी कहते हैं, और तीसरा है जो आपका LG बेस है जिसे वो 3G कैटेगरी कहते हैं। इनको ज्यादा प्रमोट करेगी और साथ ही साथ सप्लाई चेन को मजबूत करने की भी बात इसमें की गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो रिसर्चर्स को ज्यादा इंकरेज करेगी ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इथेनॉल को प्रोड्यूस कर सके और जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं उनको सॉल्व कर सके। अच्छा, गवर्नमेंट क्या चाहती है, क्योंकि अगर हम 1G इथेनॉल प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान देंगे तो जाहिर सी बात है फूड क्राइसिस आ सकती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट कह रही है कि वो सरप्लस जो हमारा अनाज में जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ अनाज है उनके थ्रू इथेनॉल को प्रोड्यूस करना चाहती है। तो इसके लिए कई सारी योजना आई हैं और अभी एक आपकी प्रधानमंत्री जीवन योजना भी आई है। प्रधानमंत्री जीवन योजना भी आई है जिसमें जीवन का फुल फॉर्म है जैव इंडियन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निर्वारण। मीन्स इसमें जो भी वातानुकूलित फसलें हैं उनके अवशेष यानी वेस्ट मटेरियल का निर्वारण किया जाएगा। मीन्स उनको यूज किया जाएगा इथेनॉल को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करी, 12 कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रही है और साथ ही साथ वो चाह रही है कि वो 2G फ्यूल्स को बनाने के लिए फंडिंग करें। और आपकी जो शुगर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो 80 करोड़ लीटर का इथेनॉल जो है वहां से ही प्रोड्यूस हो जाता है। क्योंकि मैंने बताया कि अगर भारत की बात करें तो भारत अच्छा खासा प्रोडक्शन करता है शुगर केन का, तो यहाँ पर शुगर मिल से या शुगर इंडस्ट्री से ही हमें 80 करोड़ लीटर जो है आपका इथेनॉल प्रोडक्शन मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट के आगे इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो सबसे पहला आपका जो क्राइसिस आ सकता है वो है लैंड रिसोर्सेज का। मीन्स हमारे पास जितना भी एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें ज़्यादातर फील्ड में हम शुगर केन को ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इथेनॉल प्रोडक्शन वाली या इथेनॉल प्रोड्यूस करने वाली फसलों को ही अगर उगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि एग्रीकल्चर फील्ड जो हमारे पास है, जो लैंड है, उसमें रिसोर्सेज में कमी हमें मिलेगी जरूर। देखिए, आपको पता ही होगा कि यूएस और ब्राजील जो है वो मोस्ट सक्सेसफुल प्रोड्यूसर हैं इथेनॉल के। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इथेनॉल बनता है और यहाँ पर व्हीकल्स भी ऐसी हैं जो इथेनॉल डीजल या इथेनॉल फ्यूल को जो है वो सपोर्ट करती हैं। तो उनसे अगर कंपेयर करें तो इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर लैंड रिसोर्सेज की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है। अब दूसरा जो आएगा वो होगा प्रॉपर चैनल का। हमारे पास एक प्रॉपर चैनल नहीं है और ना ही हमें प्रॉपर इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं इसके लिए, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट जो चैलेंज गवर्नमेंट फेस करेगी वो है फूड क्राइसिस का। उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि फूड क्राइसिस आ सकती हैं भविष्य में। गरीबों को जो मुफ्त अनाज मिलता है शायद वो ना मिले। ठीक है, और फार्मर्स क्या करेंगे, उन फसलों पे ज्यादा ध्यान देंगे जो आपके इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज हो सकते हैं, जिनसे इथेनॉल बनाया जा सकता है। तो बाकी की जो आपके फूड आइटम्स होंगे उनकी ग्रोथ में या उनको ग्रो करने में, उनकी कल्टीवेशन में प्रॉब्लम सामने आ सकती है। उसके बाद है आपका जो चैलेंज है वो है रॉ मटेरियल का। मीन्स हमारे पास इतना रॉ मटेरियल नहीं है कि हम इथेनॉल को प्रोड्यूस कर सके। गवर्नमेंट जो प्लान लाई है उसमें वो 1G और 2G को प्रमोट करना चाहती है। तो 1G और 2G में आपके फूड आइटम्स ही यूज होने वाले हैं। हालांकि आप गवर्नमेंट कह रही है कि वो सरप्लस अनाज को यूज करेगी, लेकिन आप जहां पर आपने न्यूज में सुना है कि FCI में अनाज का भंडार है और अनाज सड़ भी रहा है, और आपने ये भी सुना होगा कि कई सारे गरीब हैं जो भूखे मर रहे हैं, तो यहाँ पर फूड क्राइसिस जाहिर सी बात है कि सामने आएगी। तो फूड क्राइसिस को भी हम फेस कर सकते हैं। उसके बाद है आपका एक चैलेंज और आएगा, वो है वाटर रिसोर्सेज का चैलेंज। मीन्स वाटर जो है वो आपका जरूर वेस्ट होगा। हालांकि गवर्नमेंट का कहना है कि वो फ्रेश वाटर नहीं यूज करी, लेकिन क्या होता है जब इथेनॉल बनने के बाद जो पॉल्यूटेंट होते हैं उनको वॉश करने में हमारा काफी पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है। वो आपका फ्रेश वाटर होता है, ग्राउंड वाटर होता है, रेन वाटर होता है, जो कि आपका पॉल्यूटेंट को साफ करने में यूज हो जाता है। तो इसमें मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि इथेनॉल क्या है, इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है, क्यों इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है और क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज लाई है, उन पॉलिसीज के प्रोज और कॉन्स को भी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर